नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था और वृद्धि विकास के बारे में जो प्रथम यूनिट है बाल विकास की अवधारणा उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसी की क्रम में आगे बढ़ते हुए वंशानुक्रम के नियम और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था वंशानुक्रम के सिद्धांत, उसमें हमने 3 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया है। तो एक सिद्धांत हमने पढ़ लिया था कि मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम से संबंधित उन्होंने 2 प्रयोग किए थे, मटरों पर और चूहों पर, और उनके क्या प्रभाव हुए और उनके क्या निष्कर्ष निकले और उन निष्कर्ष के बारे में भी हमने अध्ययन किया। दूसरा जो नियम आता है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अंतर्गत जब इस नियम का अभिप्राय विपरीत होता है, यानी जब माता पिता के बच्चे उनकी विपरीत विशेषताओं को व्यक्त करते हैं या विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, जैसे कि मंद बुद्धि वाले माता पिता की संतान प्रतिभाशाली होती है, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान मंद बुद्धि वाली होती है, तो वहां पर यह सिद्धांत लागू होता है। तो यह सिद्धांत महत्वपूर्ण उपयोगी माना गया है। इसके साथ में ही हमने नेक्स्ट है तीसरा जो सिद्धांत है अर्जित गुणों। अर्जित गुणों का हस्तांतरण सिद्धांत क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आज जो 2 सिद्धांत और बाकी हैं वह अपन पूरे कर लें। तो इसमें क्या होता है, जो अर्जित आपके जो नियम है, गुण है, उनको क्या है लेमार्क, मैकडूगल, पावलोव, एडिसन आदि ने वंशानुक्रम का आधार मुख्यतः अर्जित गुणों को माना है। लेमार्क ने जो जिज्ञासा उत्पन्न की है, जिराफ की गर्दन वाला लंबा होना, परिस्थिति को बता। उन्होंने बताया था कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, जैसे जैसे जीव जंतु उत्पन्न हुए, वह धीरे धीरे अपने आसपास की वनस्पति को खाया और उसके भोजन के लिए तलाश में फिर वह धीरे धीरे अब आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसने अपनी गर्दन को ऊपर की ओर बढ़ाया। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई, इसलिए जिराफ की गर्दन लंबी है। ये किसके कारण? परिस्थितिवश के कारण। लेकिन अब वह परिस्थिति धीरे धीरे स्थायी रूप ले लिया और वर्तमान में वंशानुक्रम में हो गई है। इसी प्रकार मैकडूगल ने भी चूहों पर प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक पानी से भरे हुए बड़े बर्तन में चूहों को डाल दिया। अब जब चूहों को उस पानी के भरे हुए बर्तन में डाला तो 2 रास्ते रखे, एक तो प्रकाशित और दूसरा अप्रकाशित। ठीक है ना। अब जो प्रकाशित रास्ता है उसमें उन्होंने विद्युत का बिजली का झटका लगा दिया था और अंधकार वाले रास्ते को उन्होंने वैसे ही छोड़ा। धीरे धीरे जब चूहे उस पानी से निकलकर प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, स्वाभाविक बात है कि प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसे ही वहां जाते हैं तो उनको झटका लगता है और वापस आके पानी में गिर जाते हैं, फिर वापस प्रयास करते हैं। इस प्रकार लगभग 22 बार उन्होंने इस प्रकार प्रयास किए। धीरे धीरे उनके दिमाग में आया कि इस रास्ते से नहीं होके अब दूसरा रास्ता अपनाया जाए।
तो फिर वह अंधकार वाला रास्ता अपनाते हैं और उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार 23 पीढ़ियों के में यह पाया गया है कि पहली पीढ़ी में चूहों की पसंद ने पहली बार में 165 बार गलती की, ठीक है। 23वीं पीढ़ी तक ये चलता रहा, उन्होंने बार बार प्रयोग किए। तो जो पहली पीढ़ी वाले थे उन्होंने 163 बार गलती की, और जबकि 23वीं पीढ़ी का निष्कर्ष ये निकलता है कि वह कितना होगा, सिर्फ 25 बार। अतः स्पष्ट हो जाता है कि धीरे धीरे उनके गुणों का अगली पीढ़ी में हस्तांतरण हो गया है। और इसी प्रकार ये मैक्डूगल का था। इसी प्रकार पावलोव ने भी सफेद चूहों पर जो प्रयोग किए हैं वह भी प्रथम पीढ़ी 30 बार घंटी बजाने के बाद में भोजन ग्रहण करने हेतु आते, और 5वीं पीढ़ी में के चूहे 5 बार घंटी बजाने पे भी आ जाते। यानी धीरे धीरे उनकी हैबिट उनके वंशानुक्रम में प्रकट हो गई है। तो इस प्रकार धीरे धीरे उनके वंशानुक्रम के अंतर्गत वह गुणों का संचरण हो जाता है और एक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत, जो कौन है, मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत गाल्टन ने दिया, इसलिए इसे गाल्टन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। और गाल्टन महोदय ने जो सिद्धांत दिया ये 1775 में दिया। उन्होंने बताया कि बालक को उतना ही योग्य बनाया जितना है उसके पूर्वज थे, ठीक है ना। जैसा कि एक उनके निष्कर्ष को मैं बता देता हूं। पहला है वंशानुक्रम, ठीक है ना, 1/2 पिता और 1/2 माता। फिर दूसरा दादा परदादा आदि पूर्वजों के गुण भी निश्चित मात्रा में उसमें होते हैं। तीसरा वंश दर वंश यह गुण कम होते जाते हैं। जैसे कि एक पहली पीढ़ी में 1/2 थे तो दूसरी पीढ़ी में 1/4 हो जाएंगे, 1/6 हो जाएंगे, 1/8 हो जाएंगे, और इस प्रकार 1/10, 1/16 धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, ये कम होते जाएंगे। तो ये मूल जीवाणु की भी निरंतरता चलती रहती है, जो कि आधा गुण पिताजी का और आधा माता का, यानी मातृ पक्ष से और पितृ पक्ष से आधे आधे गुण मिलते हैं। और यही फिर अपने दादा परदादा नाना नाना और इनके पूर्वजों के गुण भी निश्चित मात्रा में उन बालकों में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी वंश दर वंश यह गुण कम होते जाते हैं। जैसे कि 1/2 हुए, फिर 1/4 होंगे, फिर 1/6 होंगे, 1/8 होंगे, 1/16 होंगे, धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो आज हमने वंशानुक्रम के चारों सिद्धांतों में से 3 सिद्धांत आज पढ़े हैं, जिसमें अर्जित गुणों का हस्तांतरण का सिद्धांत, मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत और मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत, ये मुख्य रूप से पढ़ा है। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत भी अपन ने पढ़ लिया था। तो इन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि वंशानुक्रम हमारे बालक के बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ में ही
अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह वातावरण से संबंधित होगा, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण जो मेन अपना टॉपिक चल रहा है, वंशानुक्रम और वातावरण, उसमें से वंशानुक्रम के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं और वह हमारे इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतना पढ़ना ही अपेक्षित माना गया है। धन्यवाद आज की इस कक्षा के लिए।